कहानी सुनने में समा बांध दिया। और एक सरस्वती वंदना ही हुई गाकर, और गाना संगीत वैसे ही सरस्वती का पर पुष्प अर्पित हो जाता है, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत अच्छी हो गई। और आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ अनीता दी, बहुत बहुत। और सभी मंच पे जो भी हैं आदरणीय जन, सभी का मैं हृदय से नमन वंदन करती हूँ। और हम लोग जुटे हैं लघु कथा के लिए, और मैंने एक छोटी सी गीतिका कह लीजिए या गजल कह लीजिए, और नीरज पीछे के मंच पे मैं सदा सीखती हूँ और आगे भी गुंजती आवाज सुंदर। दोस्तों, अब हम कार्यक्रम को आरंभ करने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग से निवेदन है कि अब आप लोग अपने अपने माइक को म्यूट कर लेंगे। और चूँकि वैसे भी थोड़ी विलम्ब हो गई है, हम क्षमा चाहते हुए हम कार्यक्रम का आरंभ करने जा रहे हैं। आज हमारे मंच पर सुप्रसिद्ध, देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार ओम नीरव जी उपस्थित है। यह हमारा सौभाग्य है, उनका सानिध्य है, उनका प्रेम है, उनकी आत्मीयता है कि हमारे छोटे सागर पर भी उन्होंने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज किया है। आपको मैं बतला दूं कि प्रत्येक महीने के तीसरे रविवार को हम हेलो फेसबुक लघु कथा सम्मेलन करते हैं। हम आपको यह भी बतला दें कि हम एक नई शुरुआत किए हैं, अवसर साहित्य यात्रा है। मैं सही रूप में पाठशाला का जो स्वरूप होना चाहिए वह हमने पिछले एक सप्ताह से शुरू किया। प्रत्येक सप्ताह हम नई नई विधाओं पर, साहित्य की विभिन्न विधाओं पर हम पाठशाला चलाएंगे। जैसे कि तीसरा अभी लघु कथा का पाठशाला चला था सोमवार से शनिवार तक। अब हम सोमवार से शनिवार तक चौथे सप्ताह में कविता का चलाएंगे, जिसमें गीत गजल कविता सारे कुछ होंगे। और पहला सप्ताह जो होगा महीना का वह चित्रकला और कला पर केंद्रित होगा। और दूसरा जो सप्ताह होगा महीना का सोमवार से शनिवार तक कहानी पर केंद्रित। इस प्रकार साहित्य की विभिन्न विधाओं पर जितने लोग जुड़े हुए हैं उस सभी विधाओं के लेखक उसका लाभ उठा सकेंगे। नए पुराने लेखक, हम साहित्य के क्षेत्र में कोई किसी का गुरु नहीं होता, ना कोई किसी का शिष्य होता है। सब लोग, सबका साथ सबका विकास होता है। हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं और सिखलाते हैं, सीखते हैं और सिखलाते हैं। तो हमारे मंच पर कई ऐसे साहित्यकार हैं जो सिखलाने के लिए उत्साहित है, हमें सहयोग कर रहे हैं। और हमारे मंच से ऋचा वर्मा जैसे लोग जुड़े हुए हैं, अनुज प्रभात जैसे लोग जुड़े हुए हैं, जो सतत उनके संघर्ष और उनके लगन को देखते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे जारी रखने का प्रयास सब किए हैं। और मुझे विश्वास है उनका सहयोग मिलता रहेगा और हमारा यह कार्यक्रम चलता रहेगा। पिछले सप्ताह एक सप्ताह हमने जो लोक कथा पाठशाला चलाया बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। देश भर के कम से कम 3 दर्जन से अधिक लोक कथाकारों ने उसमें हिस्सा लिया और नए पुराने दोनों एक दूसरे पर टिप्पणी किए। पढ़ेंगे तब ना टिप्पणी करेंगे। और जब पोस्ट में होता क्या है कि लोग भेज दिए, संतुष्ट हो गए कि हाँ चलिए रचना हमने भेज दिया और हो गया। नहीं, जब तक हम एक दूसरे को पढ़ेंगे नहीं, एक दूसरे में कुछ कमजोरियां हैं उसको दिखलाएंगे नहीं, तब तक हमारा सृजनात्मक विकास कैसे होगा। तो चलिए इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। हम एक छोटी सी झलक आपको बतलाए थे कि हर सप्ताह हम किस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और उसी सप्ताह के अंत में यानी रविवार को, सोमवार से शनिवार तक पाठशाला चलता है और उसके बाद रविवार को हम उसी विधा से केंद्रित हम हेलो फेसबुक साहित्य सम्मेलन करते हैं। तो अभी लघु कथा का पाठशाला चला था और आज है हेलो फेसबुक लघु कथा सम्मेलन, जो पिछले 3 साल से हम लगातार सोशल मीडिया पर चलाते रहे हैं। उसका स्वरूप जो बदलता रहा है। अब जैसे कि अभी हम यूट्यूब पर लाइव कर रहे हैं, अभी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर हमारे इस कार्यक्रम को भी देख रहे हैं। तो इस तरह हम अधिक से अधिक लोगों तक आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हेलो फेसबुक लोक कथा सम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथि हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य ओम नीरव जी। हम उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं संस्था की ओर से। और आज की अध्यक्षता कर रही हैं सुप्रसिद्ध लेखिका अनीता रश्मि जी। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं मंच पर। और बाकी लोग तो बाकी सभी साहित्यकार जितने लोग जुड़े हैं सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और जितने लोग अभी तक जुड़ गए हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम दूसरे सत्र में उनकी एक एक लघु कथाओं को सुनेंगे। लेकिन प्रथम सत्र हम मुख्य अतिथि पर केंद्रित इसलिए करते हैं कि उनका एकल पाठ हो तो हम लोग को कुछ सीखने और सिखलाने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले। तो आज हमारे मंच पर मुख्य अतिथि में आचार्य ओम नीरव जी है। निश्चित तौर पर उनका जो लघु कथा पाठ आज होगा, एकल पाठ प्रथम सत्र में, तो उनसे हमें कुछ सीखने की मौका मिले। हमने कहीं उनकी लोक कथाओं को पढ़ा है
और पढ़ने के बाद हालांकि हमारे जैसे छोटे से रचनाकार उतने बड़े बड़े रचनाकार को हम क्या बतला सकते हैं, लेकिन हमारी जो एक पाठकीय प्रतिक्रिया तो कोई भी दे सकता है, एक आम पाठक भी दे सकता है। तो आम पाठकीय प्रतिक्रिया जो उनके प्रति रही है वो मैं एक डायरी में नोट करता हूँ, डायरी लिखता हूँ। और इस कार्यक्रम की विशेषता है कि उस डायरी को मैं बहुत गंभीरता से यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ ताकि उन पर केंद्रित हम कुछ विचार दे सकें। सबसे पहले बता दूं कि आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आचार्य नीरव जी, ये लखनऊ के रहने वाले हैं और 20 जून 1948 को इनकी जन्मतिथि है। MSc रसायन, MA दर्शन, B.Ed IGD बॉम्बे, मैंने तमाम शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया है। ये पूर्व प्रधानाचार्य रहे हैं प्रज्ञालोक सृजन संस्थान के। इनकी कई कृतियाँ प्रकाशित हुई है, उन सब का मैं उल्लेख करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, हम फिर उनकी लोक कथाओं को नहीं सुन पाएंगे। लेकिन मैं इतना बता दूं कि उनकी ये जो कृतियाँ हैं उसको जैसे खंड काव्य तुलसी प्रिया, उसके बाद निबंध संग्रह कविता की डगर, लघु कथा संग्रह स्वरा, इस तरह हम देख रहे हैं कि लघु कथा संग्रह शिलालेख बने लघु बने समीक्षा से लेकर और साहित्य विभिन्न विधाओं पर उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिखा है और दर्जनों पुस्तकों उनकी प्रकाशित होकर चर्चा के केंद्र में रही है। हम उनका उनके इस व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को हार्दिक नमन करते हैं। और आपको मैं बतला दूं कि उन्हें कई सम्मान भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा खंड काव्य तुलसी प्रिया के लिए उन्हें सर्जना पुरस्कार भी प्राप्त है। तो ऐसे शख्स आज हमारे मंच पर है, हमें उनका सानिध्य प्राप्त है, उनका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि हमारे मंच पर आने के लिए। और अनीता रश्मि जी के बारे में क्या कहना है, उनकी तमाम सक्रियता हमारे पटर पर नज़र आते ही रहती है। अनीता रश्मि जी हमसे जुड़ी है, यह भी हमारा सौभाग्य है। वो 25 अप्रैल में जन्म ली है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में सैकड़ों पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित हो रही है। उनकी पहली कहानी छात्र जीवन में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने 2 उपन्यास भी लिखा है, शोध कार्य भी की पुस्तकें भी उनकी प्रकाशित हुई है। और अखिल भारतीय लोक कथा पोस्टर प्रदर्शनी में उनकी लोक कथा को शामिल हमने किया था, जब लोक कथा पोस्टर प्रदर्शनी लगी गई थी तो। और उन्हें भी दर्जनों पुरस्कार, कई तरह के पुरस्कार, सर्वभाषा कथा सम्मान, नेटबुस कथा रत्न सम्मान जैसे तमाम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो अनीता रश्मि स्वयं बहुत अच्छी लेखिका है, उनकी कई पुस्तकों का भी समीक्षा किया है, तो उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यह था संक्षिप्त परिचय हमारे आज के अतिथि का। और दोस्तों, हम एकल पाठ ओम नीरव जी का सुनेंगे। इसके पहले हमने छोटी सी डायरी लिखा है उनकी लोक कथाओं पर, कुछ गलतियां होगी हम क्षमा चाहेंगे। हम आपके सामने प्रस्तुत इसलिए करना चाहते हैं ताकि उनकी लोक कथाओं पर आप लोग भी अपनी एक दृष्टि बना सकें। समकालीन लघु कथा के प्रतीकात्मक लक्ष्य को एक सार्थक दिशा देती है ओम नीरव की लघु कथाएं। लघु कथा में उद्देश्य पर सीधा प्रहार होता है। लघु कथा में पाठक की दिलचस्पी आयामी कथा और उसके कथ्य में रहती है, वर्णन में नहीं। वह अब किसी गहन तत्व को समझने, उपदेश देने, स्तब्ध करने, गुदगुदाने और चौंकाने का काम नहीं करती, बल्कि आज के यथार्थ में जुड़कर हमारे चिंतन को धार देती है। विष्णु प्रभाकर जैसे रचनाकार की दृष्टि लोक कथा के प्रति कुछ ऐसा ही थी। और आज सच कहूँ तो समकालीन लोक कथा की यही पैमाने भी रही है। और इस पैमाने पर ओम नीरव की लोक कथाएं पूरी तरह खड़ी उतरती है। छोटी मोटी बातों को दरकिनार कर दिया जाए तो प्रस्तुत की गई ओम नीरव की जो 4 लोक कथाएं हमें प्राप्त हुई है, हर हर की दाल, तो क्या, गरम हल्दी और हलचल, समकालीन लोक कथा के मन, मिजाज और तेवर को समझने में पूरी तरह कामयाब है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समकालीन लोक कथा के प्रतीकात्मक लक्ष्य को एक सार्थक दिशा देती है ओम नीरव की लघु कथाएं। 21वीं सदी में आने के बाद भी, शिक्षा की बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी हमारे देश के कई इलाकों में आज भी सद्भावना की बात बीच में जोड़ने में जरा सा बाध्यता है कि बात तो दूर है, अपने दिल में वैमनस्य की भावना पूरी तरह हम दूर नहीं कर पाए। नई पीढ़ी अपने मानसिकता में बदलाव लाना भी चाहता है तो वह पुरानी पीढ़ी के अभिभावक में से पूरी तरह भयमुक्त नहीं हो पाता। एक गरीब अरहर की दाल खाने के लिए अपने पड़ोस के मुसलमान के घर खाना खाने के लिए तैयार होता भी है तो भीतर से भयभीत रहता है कि कहीं उसके परिवार वाले देख ना ले और उसके ऊपर टूट ना पड़े। इन बातों को उन्होंने संवाद के माध्यम से प्रभावकारी ढंग से कहा है, जिसे पढ़ के आज के लघु कथाकार समझ सकते हैं कि लघु कथा का अंत
कहाँ पर और किस प्रकार किया जाना चाहिए। अभी वो लोक कथा पढ़ेंगे, आप पूरी लोक कथा को सुनिएगा तो आपको प्रतीत हो जाएगा कि लोक कथा का अंत किस प्रकार होना चाहिए। तो हमारे ऐसे रचनाकारों की लोक कथाओं को सुनकर हमें यह प्रेरणा और शिक्षा मिलती है। इन बातों को उन्होंने संवाद के माध्यम से बहुत ही प्रभावकारी ढंग से कहा है, जिसे पढ़ के आज के लोक कथाकार समझ सकते हैं कि लोक कथा का अंत कहाँ पर और किस प्रकार किया जाना चाहिए। अब उनका संवाद देखिए। दादी को नहीं बताऊंगा अम्मी, संजू ने सहज भाव से कह दिया। दाल चावल का कटोरा पलक झपकते आ गया और वह करीम के साथ खाने लगा। बीच में रुक कर दरवाजे की ओर देखने लगा। अब देखिए संवादगी के साथ साथ लोक कथा का अंत उन्होंने किस प्रकार किया है। करीम की माँ ने पूछ लिया, क्या हुआ बेटा? दरवाज़ा बंद कर दो अम्मी, कहीं दादी आ ना जाए, कहीं दादी न आ जाए। अब देखिए मात्र यहाँ पर उन्होंने समाप्त किया। कितनी मारक क्षमता उन्हें संवाद के साथ ही लघु कथा का अंत किया है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि लघु कथा का जो अंत होता है वह लघु कथा का प्राण तत्व होता है। कई लोग इसको कहते हैं कि यह कोई जोड़ी नहीं है, लेकिन आप गंभीरता से ध्यान दीजिएगा तो इसका अंत इस प्रकार ही होना चाहिए। कोई टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है कि अब वह विस्मित हो गया या चौंक गया या बहुत निराश हो गया, इस तरह कोई टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है। यह अंत ही बहुत लाभकारी कि दरवाज़ा बंद कर दो अम्मी, कहीं दादी आ ना जाए। इस प्रभावपूर्ण संवाद के साथ लघु कथा का अंत ही लघु कथा का प्राण तत्व है, जिसे कुछ लोग लघु कथा का पंचतत्व कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतीकात्मक लक्ष्य को एक दिशा देती है ओम नीड़ों की लघु कथाएं। इसी प्रकार तो क्या ओम नीड़ाओं की व्यंग्यात्मक लघु कथा है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर लेखक ने शब्दों की बहुत अधिक कंजूसी कर दी है। लघु कथा में शब्दों की कंजूसी तो बेहतर है, किंतु इतनी भी नहीं कि बात पूरी तरह से पाठकों के सामने स्पष्ट ना हो सके। जब पोती बोलती है कि शरीर दिख भी जाए तो क्या नंगापन नहीं दिखना चाहिए, इसके बाद सब चुप, आगे कोई कहे भी तो क्या। तभी लगा कि सबके कानों का मैल निकल कर बाहर आ गया, जबकि यहाँ कुछ और ऐसे संवाद होने चाहिए थे जो लेखक कहना चाहता है वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता। इसके अपेक्षा कि वे लिखते हैं, जब पास में बैठी बिल्ली ने उनकी चुप्पी तोड़ दी और जोर से बोली, म्याऊं। ओम नीड़ों की गर्म हल्दी बहुत ही प्रभावपूर्ण लघु कथा है। एक ही विषय पर हजारों लघु कथाएं लिखी गई है और लिखी जाती रही है। शराब पीकर किसी गरीब घर का पति अपनी पत्नी पर क्या जुर्म ढाता है, इस बातों को कई रचनाओं में व्याख्या की गई है। यही बात इस लघु कथा में भी है, किंतु जब लेखक के द्वारा कहने का अंदाज बिल्कुल अनोखा हो तब उसे लघु कथा में टटकापन दिख पड़ता है, जैसा कि इस लघु कथा के अंत में लेखक ने लिखा है। इस बार सावली ने उसका हाथ पकड़कर उसे झटके से जमीन पर गिरा दिया और लात घूंसों से पीट कर अचेत कर दिया। इसके बाद लेखक ने जो लिखा है लघु कथा का प्राण तत्व है। इसी बीच मेरी पत्नी ने रसोई से पुकार लिया। अपनी पत्नी की बात सुनकर जब मैं खिड़की पर वापस आया तो देखा कि सूखा कड़ा रहा था और सावली उसकी चोटों पर गर्म हल्दी लगा रही थी। यहाँ पर देखिए लघु कथा का अंत होता है। बहुत जरूरी हो तो बिना संवाद इस तरह का अंत भी लघु कथा को प्रभावकारी बनाता है। अस्पताल में नर्स और डॉक्टरों की क्या लापरवाही होती है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है, किंतु इन बातों को ओम नीड़ों ने बखूबी अपनी लोक कथाएं प्रस्तुत किया है। गंभीर मरीज को नर्स के भरोसे छोड़कर डॉक्टर पार्टी का आनंद ले रहा होता है। औरत होकर भी वह एक औरत का दर्द महसूस नहीं करती और वह नर्स को दूसरा इंजेक्शन लगाकर उसके दर्द को कम करने का उपाय ढूंढ लेती है और स्वयं पार्टी का आनंद ले रही होती है। इस मरीज के जीवन मूल्य पर अपनी खुशी का तांडव करना अमानवीय कृत्य को दर्शाता है और इसे पढ़ते हुए पाठकों का हृदय छलनी हो जाता है। जब पाठक पढ़ता है कि दर्द शांत हो गया, कुछ समय बाद अनन्या ने अनुभव किया कि उसके पेट की हलचल सदैव के लिए शांत हो गई थी। इस लोक कथाओं को पढ़ते हुए सहज रूप से महसूस होता है कि ओम नीड़ों न सिर्फ एक सशक्त कवि है, बल्कि गंभीर समीक्षक और आलोचक होने के साथ साथ समकालीन लघु कथा के सशक्त हस्ताक्षर भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारी छोटी सी डायरी को सुनने के लिए। हमने कोशिश किया है कि अपनी एक पाठकीय प्रतिक्रिया दूं। मैं कोई समीक्षक नहीं हूं, मैं हमेशा कहता हूं मैं समीक्षक नहीं हूं। मुझसे भी कुछ गलतियां हो सकती है, यदि कुछ गलतियां हो तो हम आप लोग से क्षमा भी चाहेंगे। और इसके साथ मैंने ये इसलिए पढ़ा कि उनकी लोक कथाओं पढ़कर आप लोग भी रेखांकित कर सके कि उनकी लोक कथाएँ कैसी है, हम उससे कुछ सीख भी सकें। और इस बात के साथ अब हम हमेशा की तरह आज के मुख्य अतिथि ओम नीड़ों जी को सादर आमंत्रित करते हैं उनके एकल पाठ के लिए, जो आज इन चारों लोक कथाओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ओम नीड़ों जी।
म्यूट कर लें सर, सुनाई नहीं दे रहा। पुनः आप सभी को नमस्कार। और अब संभवतः मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। और अनीता रश्मि जी से निवेदन करें कि उनकी लोक कथाओं को सुनेंगे और उनकी लोक कथाओं के बाद अनीता रश्मि जी अध्यक्ष टिप्पणी देंगी। आदरणीय सिद्धेश्वर जी लोक कथा सहित अनेक विधाओं के मर्मज्ञ साहित्यकार हैं और उन्होंने ये अवसर साहित्यिक यात्रा के प्रतिष्ठित मंच पे मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं मुझे सुनने के लिए, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं पुनः पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लोककथा पढ़ने के पहले एक बात कहना मुझे आवश्यक लगा है कि लोककथा में वैसे तो कोई भी कथा हो, कहानी हो, लोक छोटी कहानी हो या लोककथा हो या उपन्यास हो, श्रोताओं को जब उसका अंत पहले से मालूम हो जाता है तो कोई उनकी रुचि नहीं रह जाती, उनकी रुचि समाप्त हो जाती है। और विशेष रूप से लघु कथा का अंत ही उसका प्राण तत्व होता है। रचनाकार सब कुछ कहता है, लेकिन जो कुंडल में कस्तूरी बसती है उसको छुपा के रखता है और उसे अपने अंत में प्रकट करता है। जब वो अंत पहले से ही श्रोताओं को मालूम हो जाता है तो लघुकथा पढ़ने का आनंद और उसका सुनने का आनंद मेरी समझ में बाधित हो जाता है, इतना ही मैं कहूँगा। तो आदरणीय सिद्धेश्वर जी ने जो प्रक्रिया अपनाई है इस कार्यक्रम की, निश्चित रूप से बहुत ही वे विद्वान है, बहुत ही बड़े संयोजक भी हैं, बहुत प्रयोग करते रहते हैं, बहुत सोच समझ के बनाई होगी। लेकिन मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर वे लघुकथाएं प्रस्तुत होने के बाद जिसको भी मुख्य अतिथि बनाए, पहले उसकी लघुकथाओं का वाचन हो जाए, उसके बाद अपनी डायरी को प्रस्तुत करें, तो दो लाभ होंगे। एक तो पढ़ने वाले की रुचि और जिज्ञासा कम नहीं होगी, उसकी जिज्ञासा बनी रहेगी। जब पहले से डायरी में अंत बता दिया तो जिज्ञासा पहले ही समाप्त हो गई। दूसरा मेरा ये भी कहना है, मैं निवेदन कर रहा हूँ बिना निवेदन, ये मंच है आपसी विचार विमर्श। और दूसरी बात यह है कि सिद्धेश्वर जी की समीक्षा बहुत मूल्यवान होती है। मैं जब भी ऐसे कार्यक्रम हो तो रचना को जितने ध्यान से सुने उससे अधिक ध्यान से सिद्धेश्वर जी की समीक्षा को सुने। लेकिन वो समीक्षा सार्थक तभी होगी जब आप पहले रचना सुन चुके हो। जब रचना ही नहीं सुनी तो समीक्षा ऐसा लगेगा जैसे हवा में तीर जा रहा है। अब इसके उत्तर में हो सकता है सिद्धेश्वर जी ये कहे कि रचना तो मैंने पटल पे डाल दी थी, लेकिन पटल पे जो डाला है वो परोक्ष है। ना, बिल्कुल सही सुझाव आपका है, बिल्कुल सही सुझाव है, मैं इसको मान्यता देता हूँ। अगली बार से ऐसा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बात आप तक पहुंच गई और ये आपका बड़प्पन है कि आपने उसको मान दिया। एक और अनुरोध करूंगा कि आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा घुमा लीजिए, आपका चेहरा बहुत नीचे रह रहा है, हम आपको पूरा का पूरा देखना चाहते हैं सिद्धेश्वर जी। हाँ, ये बात बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी बात अच्छी लगी, ये बड़ी बात है, नहीं तो प्रायः सुझाव संयोजक को पसंद नहीं आते हैं और वे औपचारिकता में ऐसा बोल देते हैं, हाँ ठीक है स्वागत। नहीं, आपका आप लोग का मंच है, जैसा आप चाहेंगे। आप बहुत अच्छा सुझाव दिए हैं, अगली बार से मैं यही प्रयोग करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धेश्वर जी जो ही बोलते हैं हृदय से बोलते हैं, बनावटी नहीं बोलते। मेरा बड़ा इनका संपर्क रहा है और कई, मुझे गिनती तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन बहुत सी हमारी आपकी साथ साथ में गोष्ठियां हुई हैं, कार्यक्रम हुए हैं। तो मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूँ कि बनावटी पर नहीं, आप हृदय खोल के रख देते हैं जब बोलते हैं। और समीक्षक रचनाकार की दृष्टि से एक श्रेष्ठ हस्ताक्षर हैं आपके साथ में, आपके सानिध्य में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, रहने को मिलता है, तो वो सौभाग्य की बात होती है मेरे लिए। मैं अपनी बात, पहली लघुकथा प्रस्तुत है हलचल, क्षमा करें
पहली लोककथा प्रस्तुत है अरहर की दाल। देखो दादी, मैंने कितने डोड़ा बीन डाले, संजू ने बेहस कर कहा। उसकी दादी भी प्रसन्न हो गई। खेतों में गन्ना कट जाने के बाद जहां तहां सूखे गन्ने के टुकड़े अर्थात डोड़े सानू की दादी बीन ले जाती थी। उन्हें चूल्हे में जलाकर खाना बनाती थी। अब घर चलो दादी, भूख लगी है, संजू ने कहा तो उसकी दादी ने प्यार से उसके माथे का पसीना पोंछ दिया। डोडे का एक एक गट्ठर सिर पर रखकर दोनों घर की ओर। घर जाकर दादी ने छप्पर पर फैली बेल से एक लौकी तोड़ी, लौकी की सब्जी बनाई और रोटियां सेकने लगी। संजू ने लौकी की सब्जी देखकर कहा, रोज रोज वही लौकी तुरई, कभी दाल बनाओ ना दादी। संजू की बात सुनकर दादी भावुक हो उठी। फिर संभल कर बोली, कल बाजार से गेहूं बेचकर अरहर की दाल ले आना, फिर दाल बना दूंगी। अच्छा दादी, संजू ने संतुष्ट होकर कहा। संध्या काल वो अपने सखा करीम के घर पहुंच गया। उस समय कटोरे में बड़े बड़े खिले हुए बासमती चावलों के साथ पीली पीली अरहर की दाल सान कर करीम खा रहा था। संजू ललचाई हुई दृष्टि से देखने लगा। करीम की माँ से यह छिपा न रहा। वो संजू से बोली, खाओगे बेटा, परस दो। लेकिन तुम्हारी दादी से डरती हूँ, उनको पता चला कि तुमने मुसलमान के घर खाया है तो बहुत नाराज होंगी। दादी को नहीं बताऊंगा अम्मी, संजू ने सहज भाव से कह दिया। दाल चावल का कटोरा पलक झपकते आ गया और वह करीम के साथ खाने लगा। बीच में रुक रुक कर दरवाजे की ओर देखने लगा। करीम की माँ ने पूछ लिया, क्या हुआ बेटा? दरवाजा बंद कर दो अम्मी, कहीं दादी ना आ जाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। इसी को लोक कथा का अंत कहते हैं, सार्थक। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं समीक्षकों की समीक्षा की प्रतीक्षा रहेगी। लेकिन जैसी व्यवस्था है, शायद मुझे सभी रचनाएं एक साथ पढ़नी है। तो अब मैं दूसरी लोक कथा प्रस्तुत कर रहा हूं। यह अति लघु कथा की श्रेणी में आती है। वैसे अति लघु कथा कोई विधा नहीं है, ये संकेत दे दिया कि बहुत छोटे में बात को कहने का प्रयास है। दादी, मेरी साड़ी सदैव माथे पर रही, क्या मजाल कि कभी सिर दिख जाता। ये बातें लिखने में स्पष्ट होती, कहने नहीं होती, तो मैं बता दूं, ये दादी का कथन है। इसमें 3 लोगों का कथन है। तो दादी का कथन है, मेरी साड़ी सदैव माथे पर रही, क्या मजाल कि कभी सिर दिख जाता। बहू का कथन, मेरा सिर दिखता है तो क्या, शरीर तो नहीं दिखता। पोती का कथन, शरीर दिख भी जाए तो क्या, नंगापन नहीं दिखना चाहिए। इसके बाद सब चुप। आगे कोई कहे भी तो क्या। तभी लगा कि सबके कानों का मैल निकलकर बाहर आ गया। जब पास में बैठी दिगंबर बिल्ली ने उनकी चुप्पी तोड़ दी और जोर से चिल्लाई, म्याऊं। लोक कथा समाप्त। अब मैं स्वयं अपनी लघु कथा पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लघु कथा तीसरी प्रस्तुत है, गरम हल्दी। उचित तो नहीं था, लेकिन बस यूं ही कुछ ऐसा हो गया कि मैं अपनी तीसरी मंजिल की खिड़की से झांक कर नीचे देखने लगा।
कि मकान के पीछे झुग्गी में रह रहे रिक्शा वाले सुखा के यहाँ क्या हो रहा। उसकी पत्नी खाना बनाकर चूल्हे की लकड़ियां बुझा रही थी। तभी सुखा आ गया। थका थकाया, पसीने से लथपथ, वह रिक्शा बाहर खड़ा कर पसीना पोंछता हुआ झुग्गी में घुसा। जमीन पर बैठते हुए उसके मुंह से निकला, बहुत थक गया हूं सांवली। पत्नी ने प्यार भरी दृष्टि उस पर डाली और पलक झपकते पानी का गिलास और कटोरी में कुछ खाने को ले आई। पानी पी लो कहकर हाथ का पंखा झलने लगी। रिक्शा वाले ने जेब से दारू का पौवा निकाला और पानी के साथ मिलाकर पीने लगा। पत्नी ने रोकते हुए कहा, सूखते जा रहे हो इसी के कारण, मान जाओ, मत पियो। साली, उसने पत्नी के लिए फूहड़ गालियों की छड़ी लगा दी। फिर बोला, तो कौन होती है मुझे रोकने वाली? और उसने पौवे की पूरी शराब कंठ के नीचे उतार दी। शराब का नशा जैसे चढ़ता गया, गालियों का विस्फोट भी वैसे बढ़ता गया। दोनों में तू तू मैं और फिर झड़प होने लगी, जिसमें गालियों के साथ होने वाला शब्दों का आदान प्रदान ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच किसी बात पर उत्तेजित होकर सुखा उठा और अपनी पत्नी को धमाधम कूटने लगा। वह जमीन पर गिर गई तो एक लात मारकर छोड़ दिया, लेकिन गालियां बकता रहा। थोड़ी देर में सांवली उठी तो वह फिर लड़खड़ाता हुआ मारने दौड़ा, लेकिन इस बार सांवली ने उसका हाथ पकड़कर उसे झटके से जमीन पर गिरा दिया और लात घूंसों से पीट पीट कर अचेत कर दिया। इसी बीच मेरी पत्नी ने रसोई से पुकार लिया। अपनी पत्नी की बात सुनकर वापस जब मैं खिड़की पर आया तो देखा कि सुखा पड़ा कराह रहा था और सांवली उसकी चोटों पर गरम हल्दी लगा रही थी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और अंतिम प्रस्तुति है जिसका शीर्षक है हलचल। अनन्या के पेट में होती हलचल से सदैव सुखद अनुभूति होती थी, किंतु आज वही हलचल पीड़ा में बदल गई थी। प्रसव पूर्व की पीड़ा में चीख रही अनन्या ने अपनी सास की ओर कातर दृष्टि से देखा तो उसने बोल दिया, मुन्ना को फोन क्यों नहीं करती? उसने अपने पति मुन्ना को फोन किया तो उसने कह दिया, मां से क्यों नहीं बोलती? उनके साथ चली जा डॉक्टर के पास, मेरी मीटिंग चल रही है। उसकी सास ने घुटनों को सहलाते हुए चलने फिरने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। सब ओर से निराश अनन्या के मन में आया कि वो किसी प्रकार डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो सारा काम बन जाएगा। इतने रुपए तो उसके पास थे ही कि वो हॉस्पिटल की फीस चुका सकती। उसने फोन कर एक टैक्सी वाले को बुला लिया और अपनी 10 वर्ष की बेटी के साथ कराते कराते डॉक्टर के पास चली। हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी वो करा रहे थे, तभी उसके पास डॉक्टर आई। डॉक्टर को देखकर लगता था कि वह पूरे मेकअप में किसी पार्टी के लिए तैयार होकर आई थी।
डॉक्टर ने नर्स को समझाया, दर्द रोकने का इंजेक्शन दे दो, पार्टी से लौटकर मैं देख लूं। अनन्या कराहते हुए गिड़गिड़ाई, डॉक्टर मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे डर लगता है कहीं कुछ। चिल्लाओ मत, चुपचाप पड़ी रहो, मुझे अपना काम करने दो। डॉक्टर पार्टी में चलिए। अनन्या ने अपनी बेटी को देखकर आंखें बंद कर ली। नर्स ने आकर इंजेक्शन लगा दिया, दर्द कम होने लगा। थोड़ी देर बाद एक बार फिर सहसा दर्द बढ़ा तो नर्स ने पार्टी में गई डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर के निर्देश पर नर्स ने दूसरा इंजेक्शन लगा दिया। दर्द शांत हो गया। कुछ समय बाद अनन्या ने अनुभव किया कि उसके पेट की हलचल सदैव के लिए शांत हो गई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, मार्मिक और सत्य। बहुत मार्मिक यह लोककथा है। हमने पहले भी कहा था सच्ची। कि हृदय को बेच देती है। डॉक्टर अमानवीयता की इतनी हद हो गई है कि हम डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोग भी संवेदनहीन होते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम ओम नीरज जी को देते हैं कि मंच पर आकर अपनी इतनी अच्छी प्रस्तुति, इतनी अच्छी लोक कथाओं का पाठ किया। और इसमें बहुत सारे लोक कथाकार जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर आपकी लोक कथा सुनने कुछ सीखने की भी मौका मिलेगी। लेकिन हम जैसे कहे कि हम लोक कथा पाठ के बाद हम अध्यक्षीय उद्बोधन भी सुनते हैं। आज अनीता रश्मि जी अध्यक्ष हमारी हैं और लोक कथा को बहुत बारीकी ढंग से देखती हैं, तो वे अध्यक्षीय टिप्पणी देंगी। और मैं यह भी बतला दूं कि आज मैं हमेशा कहता हूं कि यह मंच सिर्फ मेरा नहीं है, यह मंच आप लोगों का है और आप लोगों के लिए है, लेखकों द्वारा लेखकों के लिए है। और इसमें यदि आप लोगों का कोई सुझाव सार्थक मिलता है तो मुझे और खुशी होती है कि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर और लोकप्रिय और अधिक प्रासंगिक बना सके। इस मद में आज ओमो नीरज जी ने जो सुझाव दिया है, हम उनका हार्दिक नमन करते हैं इस सुझाव के लिए कि निश्चित तौर पर जो डायरी हम पढ़े हैं वह अध्यक्षीय टिप्पणी के ठीक पहले और उनकी लोककथा पाठ के या कविता पाठ के बाद हो तो वह ज़्यादा सार्थक है। निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हम उसको अभी इस बात को स्वीकार करते हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी यह बात स्वीकार होगी और हम अगले ही गोष्ठी से मैं यह प्रयोग में लाने लगूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद ओम नीरज जी इतनी बढ़िया सुझाव देने के लिए। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के अध्यक्ष और सुप्रतिष्ठित लेखिका जिनका संक्षिप्त परिचय हमने पहले दे दिया है, अनीता रश्मि जी को, कि वे संक्षिप्त में अपनी अध्यक्षीय टिप्पणी दें उनकी लोककथा के संदर्भ में। और अध्यक्षीय टिप्पणी के साथ के बाद वे अपनी 2 लोक कथाओं का पाठ भी करेंगे नियम अनुसार, और उनकी लोक कथा पर फिर ओम नीरज जी मुख्य अतिथि कुछ बोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए मैं अनीता रश्मि जी को आमंत्रित करता हूँ। सभी को जोहार, नमस्कार, स्वागत है। देखिए, लघु कथा आज भी एक अकेली ऐसी विधा है जिसके साथ बहुत किंतु परंतु लगा हुआ है। वो आज भी प्रयोग, सीखों और संशयों की पोटली थामे सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। मंजिल सामने है लेकिन अब भी बहुत सीख इसको परोसे जा रहे हैं। यह जो क्षण में बड़ी बात कह देने वाली विधा है, इसके सामने सीढ़ियां ही सीढ़ियां है। न जाने कब सीढ़ियां खत्म होगी और वो मंजिल पर पहुंचकर इन किंतु परंतु से निकल पाएगी। अब ऐसे में हम लोग जो ऑनलाइन ये व्यवस्था देखते हैं, इसका जो सबसे बड़ा लाभ मुझे दिखलाई पड़ता है वह लघु कथा की जमीन पे हम दूर दूर से लोग जुड़ पाते हैं, सीख पाते हैं। मतलब हम आकाशीय लोग जुड़ पाते हैं, आकाश में मिल पाते हैं। इस ढंग की व्यवस्था समझ में आती है। और सबसे बड़ी बात है कि सामने भीड़ नहीं, बड़ा सा मंच नहीं, कोई बड़ा सा मंच के सामने माइक नहीं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं
और बाद में भी इसका लाभ उठा पाते हैं। तो यह ऑनलाइन व्यवस्था बहुत जरूरी थी, जो अवसर नहीं लगातार अवसर कर ही रहा है। उसके अलावा भोपाल में कांता जी भी इस पर काम कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं नीरज जी की रचनाओं पे। बहुविध रचनाकार हैं नीरज जी। लगभग सभी विधाओं में उनका बहुत अच्छा काम है। प्रतिष्ठित पुरस्कारों से वो सम्मानित हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो सामाजिक सरोकारों को अपनी लघु कथाओं में पिरो रहे हैं, समसामयिक बात कर रहे हैं लगातार। यहाँ तक कि आज जो प्रस्तुत लघु कथाएं हैं उसमें भी समसामयिक बातें उठाई गई है, और आप देखेंगे कि इसके सरोकार ऐसे हैं और इसका अंत ऐसा है कि जो अंत जहाँ से खत्म होती है लघु कथाएं, तो सभी जानते हैं शुरुआत वहां से होती है, पाठक को सोचने के लिए विवश वहां से की जाती है, और लघु कथा यह काम बहुत अच्छे ढंग से करती है। तो यह चीज हम नीरज जी की रचना लघु कथाओं, चारों लघु कथाओं में पाते हैं। पहली जो इनकी लघु कथा है, ये उत्सुकता की बात अगर करते हैं कि अगर हम आगे ही इस ढंग की व्यवस्था कर दे या इस ढंग से प्रस्तुतिकरण दे कि सभी की उत्सुकता खत्म हो जाए, तो लघु कथा का प्राप्य कहिए या लघु कथा का संदेश कहिए उचित नहीं जाएगा सबों के बीच। इसलिए एक रहस्य जरूरी है जो इनकी लघु कथाओं में आपको समझ में आएगी। अभी तक तो आपने देखा होगा कि अंत हम कहाँ कर रहे हैं, जो पंच लाइन की तरह, लेकिन इनकी लघु कथाओं, 2-3 लघु कथाओं मैंने देखा वो अंत इस ढंग से कर रहे हैं कि आप चकित रह जाते करें यह तो पंच लाइन से भी आगे की बात हो गई। जैसे पहली लघु कथा है अरहर की दाल। अरहर की दाल में यह बेहतरीन लघु कथा है। आप आज ही नहीं, हम लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं कितना सांप्रदायिक माहौल रहा है। ऐसे में सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष अगर कोई नजर आ रहा है तो वह बच्चा नजर आ रहा है जो अरहर की दाल के लिए छटपटाता हुआ दादी की आज्ञा का भी पालन या दादी की सीख का भी पालन के बिना करीम के घर के दाल भात को खा रहा है। उसके अंदर लालच तो है ही, लेकिन हमारे अंदर अभी भी धर्म विरूह हम इतने हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो पहले ये ध्यान रखते हैं कि मुस्लिम घर का है, अछूत घर का है, हमसे कम जाति वालों के घर का है क्या, लेकिन वह बच्चा जो है वो उसके साथ खाने बैठ जाता है। अब लोग कथा अगर यहाँ खत्म होती तो बस सांप्रदायिक भावना, धर्मनिरपेक्ष भावना की बात करती, लेकिन वो कहाँ खत्म होती है कि दादी तो नहीं आ जाएगी, यानी उसके घर में भी यह भावना परोसी जा रही थी जो स्पष्ट कही नहीं गई, लेकिन उसके कच्चे मन पे वो डाली जा रही थी। ये इस एक अंतिम पंक्ति से स्पष्ट हो जाती है कि दादी आ जाएगी तो, मतलब सोचिए उस बच्चे के मन में लालच के ऊपर यह भाव है, तो कहीं ना कहीं हम अपने घरों में जो बच्चों को सिखाते होते हैं उसके प्रति हमें सजग होने की जरूरत है। अब बिना बोले यह बात कह दी गई है। दूसरी लघु कथा है तो क्या। यह बदलते समय, परिवेश और व्यक्तियों के साथ सोच में जो अंतर आया है, स्त्रियों की सोच में जो अंतर आया है उसको दिखलाया गया है। दादी बहुत छोटी लघु कथा, बहुत छोटी संवादों के माध्यम से गढ़ी गई। दादी जो है वो आंचल सर पर रखती है, सर के बाहर तक, सबने देखा है अपनी अपनी दादियों या परदादियों को, और आज की लड़कियां हैं वो दुपट्टा भी नहीं लेती हैं गले में। तो इसको रेखांकित करते हुए कि किस ढंग से बदलाव आया है वो बस संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, अंतर को स्पष्ट किया गया है। सबसे अधिक अंत जो है इसका अप्रत्याशित और नयापन लिए हुए है। सन्नाटा पस रहा है घर में, दादी की बात अलग, बीच वाले की अलग, और पोती की बात कि क्या जरूरत है अगर हम नहीं पहने ड्रेस, मतलब पूरे ढंग से नहीं ढक के रखे, और उसके उस सन्नाटे को एक छोटी सी आवाज म्याऊं तोड़ती है। इसकी कल्पना तो कोई भी नहीं कर सकता कि एक बिल्ली की आवाज तोड़ती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ लघु कथा एकदम नई ऊंचाई की ओर बढ़ जाती है, जो प्राय लघु कथाओं में नहीं देखने को मिलता। यहाँ पंच लाइन दे दी जाता कि उस बेटी पोती ने ये कही बात, यानी कि देखो आज का बदलाव, आज की स्त्रियों की सोच, यही बात खत्म हो जाती। लेकिन उस म्याऊं ने बता दिया कि उस सन्नाटे को तोड़ने की जो व्यवस्था की गई वो नई दृष्टि दे रही है, और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी लघु कथा। इसका अंत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरी लघु कथा है गरम हल्दी। देखिए बहुत जाने पहचानी आम सी कहानी,
हम अपने आसपास भी देखते हैं, न केवल निम्न तबके में, न केवल कामगारों के बीच, बल्कि अपने घर में भी, अपने आसपास के घरों में, कि किस तरह पति पत्नी के बीच बात मारपीट तक पहुंच जाती है। एक समय था कि विरोध तनिक स्त्रियां नहीं करती थी, मार खाती थी, फिर भी हल्दी लगाने जाती थी। यहाँ है कि वह विरोध कर चुकी है लड़की, बाकायदा उसने उसकी भी पिटाई की है, तो यह बदलाव भी नजर आ रहा है। बात यहाँ भी खत्म हो सकती थी कि उसने अपने पति की पिटाई की। मतलब आज प्रतिरोध का जमाना है, आज स्त्रियां गलत को नहीं सहेंगी, और जब समय पड़ा तो वो जैसे को तैसा जवाब देंगी। यह उसने दिया, लेकिन यह फिर कहाँ बदल जाती है बात, वही कि अचानक से नई बात आ जाती है कि वह हल्दी लगा रही है पति को, ऐसे दिखला रही है। कौन? जो इसके नरेटर है, उसकी पत्नी दिखला रही है कि देखो हल्दी लगा। तो यह जो प्रेम, दाम्पत्य जीवन का प्रेम है, वास्तविक प्रेम, और सच में ऐसा देखा जाता है कि आप कितना भी लड़ झगड़ लो, फिर अगर पनाह पाते हो, शांति पाते हो और प्रेम पाने की चाहत रखते हो, तो वहीं जाते हो जहाँ अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रतिरोध दिखलाया था और बहुत झगड़ा किया था। तो यह जो अंतिम पंक्ति है कि उसके पैरों पे हल्दी, गर्म हल्दी लगा रही है, ये रिश्ते की गर्मी है, प्यार की गर्मी है जो आज खो रही है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत वो भी खूब। अलग हो जा रहे हैं तुरंत। शादी कर रहे हैं लोग अपनी पसंद से, माता पिता की पसंद गुम गई है, अब अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं, ठोक बजा के लड़के लड़कियां एक दूसरे को ला रहे हैं अपने घरों में या अपने साथ में, लेकिन फिर भी तुरंत मुश्किल से 6 महीने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ओम जी का भी। सिद्धेश्वर जी, आपका प्रयास सफल। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता रश्मि जी। मुझे कभी कभी लगता है कि अनीता रश्मि जी, आपने बहुत ही सूक्ष्मता से लघु कथा के तत्वों को उद्भाषित किया, और कोई कमी न हो ऐसा नहीं होगा। कुछ आपकी विशाल हृदयता भी है कि कमियों को छुपा दिया होगा, तो अगर ऐसा कहीं हो तो मुझे व्यक्तिगत रूप से आप अलग से कह दीजिएगा, ताकि मैं बहुत लालायित रहता हूँ कि कहीं कोई चूक हो तो उसका ज्ञान भी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता रश्मि जी इतनी अच्छी समीक्षा देने के लिए। और मैं देखिए बहुत कुछ काम में, चूँकि कई कामों को लेकर मैं चलता हूँ, तो मैं अचानक ही बहुत कुछ कर लेता हूँ। यह जो चयन हुआ कि हम मुख्य अतिथि में आज ओम नीडो जी की लोक कथा सुने, यह अचानक ही हुआ कि मुझे लगा कि इसकी समीक्षा आप बेहतर कर सकते हैं अनीता रश्मि जी, और आपने सहमति प्रदान किया। यह आप लोग का प्यार है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो अचानक भी कुछ काम कर लेता हूँ तो शायद वह गलत नहीं होता है। इससे बढ़िया समीक्षा मुझे नहीं लगता है कि कोई और दे भी पाता। देने वाले तो बहुत सारे लोग दे सकते हैं, लेकिन आपने जितनी संतुलित ढंग से और जितनी संतुलित ढंग से आपने जो अपनी समीक्षा प्रकट किया, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतनी अच्छी समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए। और अब मैं चाहूँगा कि प्रथम सत्र का समापन के बाद हम दूसरे सत्र का आरंभ करें, जिसमें कई लोक कथाकार हमारे मंच पर जुड़े हुए हैं। उनकी लोक कथाएं भी हम एक एक लोक कथाएं सुनेंगे। तो मैं आप वही मैं कहने जा रहा हूँ कि प्रथम सत्र का जो अंत होगा, यह आपकी, यह मैं एक नई परंपरा चल, प्रथम सत्र में तो आप ही हैं, तो आप अपनी 2 लोक कथाओं का पाठ करेंगे और उसकी समीक्षात्मक टिप्पणी बहुत संक्षिप्त में हमारे मुख्य अतिथि ओम नीडो जी देंगे। तो आप अपनी 2 लोक कथाओं का पाठ करने का कष्ट कीजिए। अनीता रश्मि जी, धन्यवाद धन्यवाद। पहली लघु कथा है सेल्फी। वे नामी पशु प्रेमी, अनेक पुरस्कारों से सज्जित, अनेक संस्थाओं से सम्मानित, घर में समान पत्रों से दीवारें हटी पड़ी, समाचार पत्रों की कतरनों से कवर्ड भरा पूरा। उस दिन रास्ते में कई लोग मिलकर एक व्यक्ति की मरम्मत कर रहे थे। वह चिल्ला रहा था, गिड़गिड़ाहट गिड़गिड़ाहट उसकी आवाज में, छोड़ दो, हमको छोड़ दो, अब ऐसा कभी नहीं करेंगे, मेरा बच्चा भूखा था इसीलिए ब्रेड लिया, मत मारो मुझे, हम बहुत दूर से भूखे प्यासे पैदल चलकर आ रहे। सामने ब्रेड कुचला पड़ा था, और भी कुचलने वाले पांव उस ब्रेड पर पड़ रहे थे। उन्होंने देखा, आगे बढ़ गए, बढ़ते गए,
आवाजों को अनसुना कर। थोड़ी ही दूर पर बिल्ली का एक बच्चा नाली में गिरा नजर आया। कुछ ही क्षणों बाद उसे नाली से बाहर निकालते हुए वे सेल्फी पर सेल्फी ले रहे थे। वाह, क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया जमाने की कटु सच्चाई जी, सामयिक दिखावे के लिए अब आपकी टीवी के रूप में भी बहुत अच्छा दी। अब आपकी दूसरी लोक कथा। बहुत अच्छा। दूसरी लोक कथा आस्था। टूटे फूटे कटे छीजे मास्टर साहब अंतिम सांसें गिन रहे थे। जीवन के कई रंग देखते सहते झेलते पतझड़ आ गया। उन्हें लगा जीवन नीरस है, दुखों से भरा है, संघर्षों से तोड़ने वाला है, मनुष्य पर आस्था विश्वास कम करने वाला है। टूटन की तमाम बातों से वे घिर गए। एकाएक एक आदमी कमरे में आकर उनके पैर छूने लगा। सर, पहचाना? मैं आपका स्टूडेंट श्याम हूँ। आपने मुझे मुफ्त में पढ़ाया था। थोड़ी सी पहचान उभरी। आजकल मैं कलेक्टर बने ही अपनी सेवाएं दे रहा हूँ सर। आपने इतनी अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए, नहीं तो मैं अभी जूते ही गांठता रहता। वह पुनः पैर छूने लगा। उनकी अधमुंदी आंखों में भोर का उजास भर गया। वे आंखें खोल टकटकी बांध नए सूर्य की चमकदार रश्मियों को देखते रहे। फिर से जीवन पर, संस्कार पर, नैतिकता पर आस्था जमने लगी उनकी। सबसे ईमानदार कलेक्टर मेरा शिष्य। और उनकी कब की बेचैन तकलीफ से तड़पती हताश वृद्ध आंखों में विश्वास का बिरवा अंकुरित हो गया। धन्यवाद। ये दूसरी लघु कथा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिता रश्मि जी, अपनी अध्यक्ष भूमिका निभाने के पश्चात अपनी दो लोक कथा पाठ के लिए। और अब मैं चाहूँगा कि बहुत संक्षिप्त में हमारे मुख्य अतिथि ओम नीरज जी आपकी लोक कथाओं पर समीक्षात्मक टिप्पणी देंगे, बहुत ही संक्षिप्त में, क्योंकि हमारा दूसरा सत्र भी आरंभ होने वाला है। हम एक सुझाव और भी मुझे लगता है कि होना चाहिए कि जो मुख्य अतिथि हमारी दो लोक कथाओं का पाठ करते हैं उसे मैं पहले भेज सकूं मुख्य अतिथि को, अध्यक्ष की लोक कथा को, ताकि उस पर और बढ़िया से हो सके। मुझे लगता है कि ओम नीरज जी का भी यह सुझाव मुझे अचानक मुझे लगा कि आप लोगों को लगता होगा, तो मैं इसका भी अगली बार से मैं इसका करूँगा ताकि और सटीक समीक्षा हो सके। कहीं पढ़ने के बाद त्वरित और पढ़ने के बाद देने में बहुत अंतर तो कुछ हो ही जाता है। तो अब ओम नीरज जी से चाहेंगे कि क्षमा याचना के साथ कि हम उनकी लोक कथा को पहले आपको उपलब्ध नहीं करवाए, लेकिन अभी आपने जो सुना उस पर आप कृपया संक्षिप्त समीक्षात्मक टिप्पणी देने का कष्ट कीजिए। ओम नीरज जी। सिद्धेश्वर जी, आप धन्य है, धन्य है वास्तव में। मैं जो मन में सोच रहा था, जो मेरे होठों पे थिरक रहा था कि ये अनम्यूट करें तो हम यही बात कहेंगे सिद्धेश्वर जी से, आपने वही बात मुझसे कह दी। मन से मन की बात हो गई। जी जी, अब मैं आपके बहुत करीब हो गया हूँ। मुझे लगता है कि आपके हृदय में सब आ गए, बहुत सारी बातें मुझे जी बेतार के तार जुड़े थे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जब पढ़ रही थी तो बार बार यही खटक रहा था कि काश मेरे सामने लिखी हुई होती ये रचना, तो मैं उसका पूरा रंग लेता। खैर, अब अगर बहुत लघु में ही हमको अपनी प्रतिक्रिया देनी है, समीक्षा तो नहीं कहेंगे, प्रतिक्रिया देनी है, तो मैं कहूँगा रश्मि, अनीता रश्मि जी के लिए कि वाह वाह और वाह। फिर भी अगर एक दो शब्द बोलने की अनुमति हो सिद्धेश्वर जी। एकदम बात से क्यों काम थोड़े चलेगा, कुछ तो दीजिए ही। आपके बारे में उतना लंबा बोले आप, कब तो थोड़े सब तो दीजिए। देखिए, एक लघुकथा का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि सूक्ष्मता। तो आपकी दोनों लघुकथाओं में सूक्ष्मता चरम पर है। बात को कहने के लिए शब्दों की मितव्ययता इससे अच्छी देखने को बहुत कम मिलेगी, होंगे और भी, लेकिन मैं तो मुग्ध हूं कि एक ऐसे ढंग से अपनी बात को गठित किया कि एक शब्द फालतू, कम से कम शब्द में बहुत कुछ कह दिया। दूसरी चीज, भाषा पे मैं बहुत जोर देता हूं।
भाषा ऊंची नीची का कोई निर्णय नहीं होता। भाषा अनुकूल होनी चाहिए, कथा की कथ्य की अनुकूल होनी चाहिए। एक शब्द से आप लोग अनुभव कर लीजिए कि भाषा की कोमलता, सुकुमारता, पात्र की अनुकूलता क्या होती है। वो शब्द है रिरियाहट। जो पहली सेल्फी शीर्षक लखपत ने कही, रिरियाहट, यह शब्द आप पकड़े और समझें। किसी शब्दकोश में हो सकता न मिले, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली शब्द है। ऐसे भेषज शब्दों का प्रयोग सरल बनता है। और पूरी लघुकथाओं में कहीं भाषा में कोई कृत्रिमता नहीं, सूक्ष्मता। और एक होता है क्षणिक घटना पे आधारित, वो तो आप देख ही रहे, एक ही क्षणिक घटना, दूसरी कोई जोड़ी नहीं। तीसरी अंतिम बात है कि तीक्ष्ण प्रभाव। जैसा आपने मेरे लिए कहा, पता नहीं वो आपकी दशा थी, बड़ा हृदय था, लेकिन मैं अगर आपके विपरीत भी टिप्पणी करना चाहूं तो आपका जो मारक